क्या काम था? अरे नानी, अच्छा बाबा नहीं कहने वाली। अरे नहीं नहीं, मैं कोई शकुंतला नहीं कहने वाली। क्या सहेली? ये कैसा नाम हुआ नानी? अच्छा ठीक है, सबको बीबी। अरे बीबी दादी तो बच्चों को कहते हैं नानी। अच्छा ठीक है, सबको बीबा। पर आप क्यों लेने आएंगे नानी? मैं आ जाऊं। यहाँ रिक्शा वाला कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। अरे ऐसे कौन कोई मुझे उड़ाकर ले जाएगा? कोई पक्षी हूँ क्या? अच्छा ठीक है, तुमसे भी कोई जीत पाया है आज तक? हाँ हाँ नानी, वही बैठी हूँ रेलवे स्टेशन के बरामदे में। हाँ वही स्कूल के पास। चले। हे भगवान, ये नानी है या पूरी दुनिया की पटरानी? हर चीज इसकी मर्जी से होनी चाहिए। माफ करिएगा, मुझे बैठे बैठे बोलने की आदत है। दरअसल मैं अपनी नानी की नातिन जो ठहरी, सो मुझे बैठे बैठे बोलने की आदत है। सो कोशिश करिएगा सुनने की। अगर ना सुनी जाए तो बस चेहरा उधर कर लेना, पर टोकना नहीं, क्योंकि मैं चुप नहीं करूंगी। क्या मैं हूँ कौन? सही पूछा। अगर आप मेरे बारे में जानेंगे नहीं तो मेरी बातों में रुचि कैसे लेंगे? जी मैं नेत्रा। ये नई आंखें देख रहे हैं आप? बस इन्हें देख के मेरी नानी ने मेरा नाम रख दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि नैना क्यों नहीं, नेत्रा ही क्यों? दरअसल मेरी नानी की सास का नाम था नयनतारा, और सास बहू के 36 का आंकड़ा तो आप जानते ही होंगे। और उसी गांव में नैना नाम की एक लड़की थी जिस पर मेरे नाना जी की कुछ ज्यादा ही रुचि थी। सो नैना नाम से नफरत होना तो स्वाभाविक ही था। खैर वापिस आते हैं मेरी नानी पर। मेरी नानी मेरी माँ, भाई, बहन सब बने। मेरी माँ को तो शायद मैंने जन्म लेते वक्त इतना तंग कर दिया, या डिलीवरी के बाद डॉक्टर को चाय की चुस्की की इतनी तलब थी, ना जाने क्या था। पर मेरी माँ मुझे जन्म देने के पश्चात चल बसी। और फिर मेरा बाप राम प्रसाद जैसे कलयुगी सीता ही भगा कर ले गई। अब वो मायके गई या परदेश, इसका मुझे नानी ने आज तक नहीं बताया। पर मेरी नानी मेरे लिए सब कुछ थी। नानी नहीं, शक्कू बीबा। उन्हें नानी, बीजी, मांझी, भेजे, इन सब नामों से सख्त नफरत थी। वो आज भी अपने आप को एक बच्ची ही समझती थी। सो आओ मिलाओ नानी के बचपन से। अरे ऐसे कैसे नहीं खेलने दोगे मुझे? हमारे देश को आजाद हुए 12 साल हो चुके हैं, और मेरे भाषा कहते हैं कि लड़कियों को बराबर के अधिकार है। अगर मैं अपने बापू से लड़कर स्कूल पढ़ाई करने के लिए जा सकती हूँ, तो तुम लौंडे कौन होते हो मुझे रोकने वाले? अरे खो खो, कबड्डी, ये पकड़न पकड़ाई और ये स्टाम्पू, इसमें कभी मुझसे जीत पाए हो? क्या कहा? अरे बैट, बल्ले और अगर हॉकी में भी मुझे खेलने दो ना, तो सारे के सारे मेडल मेरे होंगे। और जाओ जाओ, बड़े लड़के बने फिरते हो, कभी नहीं मुझसे जीत पाओगे। चल शक्कू, देख आज तूने एक ही बार में सारी की सारी ठीकरियां गिरानी है, और जब तक गेंद ढूंढ के लाएंगे ना, वापस सजा भी देनी है। एक ये मारा। चल शक्कू, लगा दिया। देखा देखा,
क्या कहा? कुश्ती? अरे डरना चाहते हो तो डर लो, मैं कौन सा डरती हूँ। सारे के सारे डंगल देखती हूँ जितने भी आस पास गांव में लगते हैं। अरे चक्कू नाम है मेरा, याद रखना, ठाकुर चक्कू राणा। ठाकुर चक्कू राणा। दरअसल मेरी नानी की नानी उन्हें कहानियां सुनाते थे कि किसी जमाने में वे बहुत बड़े ठाकुर हुआ करते थे। राजपूतों की पता नहीं कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी और कितनों ने वीरगति को प्राप्त किया। सच कहूं, जिस जोश के साथ मुझे नानी वो किस्से सुनाती थी ना, उसी जोश के साथ मुझे तो नींद ही आ जाती थी। पर मेरी नानी पक्का किसी जमाने की रानी लक्ष्मीबाई रही होंगी, बस उनकी नानी को इस बात का पता नहीं होगा। नानी पक्की टॉप बॉय थी, आज भी है, पर उन्हें ये कहने की गलती कभी मत करना, क्योंकि जिसने भी उसके साथ पंगा लिया उसने छठी का दूध तो जरूर याद किया होगा। वो जमींदार का लौंडा रघुवीर, दिल थाम दीजिएगा। चक्कू, स्कूल जा रही है? आगे है ना बटन, मैं क्या मतलब? हाथ में स्कूल का बस्ता है तो स्कूल ही जाऊंगी। चल मेरी साइकिल पर चल, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। चल चल, अपना रास्ता नाप। अगर साइकिल पसंद नहीं है तो मोटरसाइकिल ले आऊं घर से। तेरी साइकिल, तेरे बाप का मोटरसाइकिल, तू चाहे साइकिल की सवारी कर, चाहे हवाई जहाज की, मुझे क्या। नहीं चक्कू, सवारी करनी है तो तेरे साथ, तुझे घुमाना है और सैर करवानी है। क्यों? तेरे बाप की सूद की कमाई क्या खत्म हो गई, जो ये सब सवारियां ढोने के लिए लगा रहा है? 10 पैसे हीरापुर, 25 पैसे स्टेशन, 50 पैसे बस अड्डे। चक्कू, तेरी जवान ना ज्यादा ही हिमाकत कर रही है। जानते ना, चौधरी रघुवीर नाम है मेरा। मैं चाहूं तो तुझे आज ही गांव से बाहर निकलवा सकता हूँ। मेरी दादी कहती थी कि आदमी की ऊंची सोच उसकी ऊंची पगड़ी से नहीं, उस पगड़ी के नीचे छुपे दिमाग से होती है। लेकिन तेरे दिमाग में तो गंद भरा है, जिसे मैं अभी ठीक करती हूँ। तू क्या समझता है? मैं डर जाऊंगी? रुक, अभी रुक, जा ना, तेरा सारे गांव में जुलूस निकलवा दिया ना तो मेरा नाम भी रघु नहीं, देखूंगा तुझे। जा तो फिर अपने नए नामकरण की तैयारी कर। और ठाकुर, हेलो, कहाँ गया? अरे भागते हुए पूरा खरगोश लग रहा है, कहाँ छुपा ली तुम अपनी? तुम दबाकर भागना, मुझसे पक्का रहेगा। ठाकुर चक्कू राणा हूं मैं। तो ये था हमारी नानी का बचपन। ऐसी बिंदास जवानी कि जवान भी घुटने टेक हुए, क्योंकि रघु गलत कहा और जमींदार कोई तमाशा नहीं कर सकता। पर पुत्र मोह नानी को सबक सिखाने के लिए उसकी गिरवी रखी जमीन पर उसे तंग करना शुरू कर दिया। उस समय कॉलरा फैला, मेरी माँ कॉलरा का शिकार हुई। 1960 का दशक नानी को बहुत कुछ सिखा गया। माँ गई, जमीन गई और बाप की कमाई भी गई। मेरी नानी ने हिम्मत नहीं छोड़ी। गांव के गवाले के यहाँ उपले बनाने शुरू कर दिए कि मुझे पढ़ना है, फीस चाहिए। पर ये देख मेरे नाना जी बहुत बिगड़े थे। कभी कभी तो वो अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठते। पर एक बात कहूं, यहाँ नानी का एक रोचक मोड़ आने वाला है, देखना चाहेंगे?
देखा बाबूजी, तुम्हारी बेटी वह सारा दिन गोबर में पड़ी रहती है। अरे मैं उसे महलों की पटरानी बनाना चाहता था, लेकिन उसी किस्मत में तो गोबर ही है। तू ज्यादा बकवास मत कर, इससे पता लगा तो तेरी जुबान खींच लेगी। अरे मेरी जान के दुश्मन, कैसा आदमी है तू? देख, बाबू से कह के तेरा सारा कर्तव्य माफ करवा दूंगा, बस शक्कू को मेरी बना दे। ऐसा करने से पहले मैं मर न जाऊंगा। तो मर जाना, वाली नदी मार दे छलांग। अरे यार, ये तो सच में चलाएगा, भाग यहाँ से। बाबू, बाबू रुक, बाबू रुक, बाबू नदी में उफान है, लगता है बाबू बहिर हो गए। बाबू! अरे ये दोनों पागल हो गए। अरे लहरें तेज हैं, डूब जाओगे। लो, एक आदमी तो डूब गया और लड़की भी गई। मुझे कुछ करना पड़ेगा। पागल हो गई थी, तैरना नहीं आता तो पानी में छलांग क्यों लगाई? अरे मेरा बाबू डूब रहा था, तो क्या बचाती ना? खुद तैरना नहीं आता और चली बाप को बचाने। तो क्या बचा लेती? तैरने के लिए कौन सा कॉलेज की पढ़ाई की जरूरत होती है? यूं करके हाथ पैर तो मारने थे। शुक्र कर, अरे शुक्र कर तेरी जान बच गई। जान? मेरा बाबू कहाँ है? मेरा पीछे है, पीछे। बाबू, तुम ठीक हो ना बाबू? हाँ हाँ ठीक है, बचा लिया था इसे भी। कौन होता है बचाने वाला? बचाने वाले तो वो ऊपर बैठे मेरे भगवान हैं, जिन्होंने बचा लिया। शुक्र कर, उन्हीं ने बचाया, मैंने तो नहीं बचाया। चलता हूँ। तो क्या चाहते हो? शुक्रिया अदा करूं? लो, कर दिया, अब जाओ। तो चीज क्या है? कहीं की रानी है? तो क्या हो गया? रानी तो 4 घर छोड़ के रहती है, मैं तो शक्कू हूँ, ठाकुर शक्कू राणा। ठाकुर शक्कू राणा जी, नमस्कार। उम्मीद है आपसे ऐसी मुलाकात फिर ना हो। चलता हूँ। सुनो, वो बाबू पूछेंगे तो क्या नाम बताऊंगी तुम्हारा? क्यों? मेरे यहाँ रिश्ता भेजना है। वैसे मेरा नाम स्वराज है, स्वराज सिंह। स्वराज सिंह। स्वराज सिंह, लगता है तू भी आजादी की लड़ाई की देन है। स्वराज 1947 से 3 साल पहले पैदा हुआ था और मेरे बाप ने कई जर्मन मारे थे विदेश जाकर। तो जंग मेरे खून में है। मेरे साथ ज्यादा जुबान नहीं चलानी। चलता हूँ। अरे जा जा, वो तो तुमने हमारी जान बचा ली, इसलिए सुन लिया, वरना आज तक ठाकुर शक्कू राणा ने किसी का गाना नहीं सुना। ये नानी ने सचमुच धमकी दी थी। ये अपना नाम याद करवाने का नया फैसला था। मुझे तो लगता था नानी को प्यार हो गया था, पर होता भी कैसे? अगर मैं भी उनकी जगह होती तो मैं भी ऐसे इंसान से इश्क कर बैठती। और नहीं, नानी ने आज तक इस बात को नहीं माना। लगता है उनके स्वाभिमान को ये झिंझोड़ता है। भला आप ही बताएं कि क्या कारण हो सकता है कि उसने अपने बापू को कह के स्वराज के यहाँ रिश्ता भेजा? जानना चाहेंगे कि नानी ने क्या कहा? बाबा, तुम्हारी सारी बातें पता है मुझे, तुम क्या चाहते हो? देख बेटा, मेरी उम्र का तो अब पता नहीं, तो शादी को कल ही रामू भलवाई के बेटे का रिश्ता है। बाबा, वैसे तो मैं शादी करना नहीं चाहती, लेकिन अगर करूंगी तो वो उस अक्खड़ स्वराज से। ओह,
तो तुम दोनों ये गुल खिला रहे हो। नहीं नहीं बाबा, ऐसा मत कहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो उस दिन उसने हमारी जान बचाई थी। मैंने कभी सोच लिया कि जो मुझे छोड़ेगा मैं शादी भी उसी के साथ ही करूं। तेरी समस्या गंभीर है। चल लेकर जाता हूँ सवराज की जो तेरा विषय। तो क्या समझे? मुझे तो लगता था नानी की ये परफेक्ट लव स्टोरी। वो माने या ना माने, पर उसे प्यार हो गया था। पहले पढ़ाई की, फिर सिलाई सीखी और फिर कैसे भी करके अपने बापू को मनाया कि वो सवराज के साथ मेरी शादी करवा। अब थोड़े बहुत मेलोड्रामा के बाद मेरी नानी सवराज सिंह की दुल्हन बन गई। नानी कहती कि वो 4 वर्ष तक चला घमासान प्यार, वो आज तक नहीं भूलता। और अक्सर वो झगड़े जो उसकी सास के साथ हुआ करते। जी सुनते हो, ये तुम्हारी ही माँ है ना? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम नारियल की तरह ऊपर से एकदम कठोर और भीतर से नरम, लेकिन तुम्हारी माँ पूरी मीठी छुरी है। तुम मेरी माँ का अपमान कर रही हो। नहीं नहीं, अपमान ही करना होता तो मैं उन्हें नागिन या फिर चुड़ैल करती। अब तुम हद पार कर रही हो। वाह, बहू अगर घर की 4 दीवारी में गाय की तरह खूंटी से बंधी रहे तो संस्कार, अगर कुछ बोल दे तो हद पार। तुम गलत हो इस मामले में। इज्जतदार घर की बहुएं बाहर नौकरी करने नहीं जाती। अच्छा, क्या ढूंढ रही हो? अरे मैं भी तो देखूं, ऐसी कौन सी ईंट लगी होती है इज्जतदार घरों में जिसे लांघने से इज्जतदार घरों की इज्जत बाहर चली जाती है। क्यों बेवजह तर्क दे रही हो? बेवजह तर्क नहीं दे रही। अपनी जिद से अपने बापू के साथ लड़कर ऐसे बीए पास किए हैं, तुम्हारे घर का चूल्हा चौका करने के लिए नहीं। तो अब क्या बाहर जाकर लोगों के बर्तन साफ करोगी? करने पड़े तो वो भी करेंगे। कम से कम मेरी अपनी पहचान तो होगी। क्या पहचान होगी? सब कहेंगे मेडल वाले फौजी को शर्म नहीं आती, चंद सिक्के कमाने बहू को बाहर भेजता है। माँ को ताने अलग से मारेंगे। माँ की छोड़, तू बता, तू क्या चाहता है? तेरी भी नाक नीची होगी क्या? और नहीं तो क्या। तू इतना भी नहीं समझती, तू पेट से है, तुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए। तुम माँ बेटे हो ही एक जैसे, मेरे पाँव में भेड़िया बांध कर रखना चाहते हो। एक बच्चे पर बुरा असर होगा। तुम तो जानती है ना, हम उसे फौज में कर्नल जनरल बनाएंगे। और अगर बेटी हुई तो? अगर बेटी हुई तो हम उसे इंदिरा बनाएंगे। इंदिरा ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और हमारी इंदिरा चीन के 8 टुकड़े करेगी। क्यों ऐसा बोल रही हो? देखना बेटा ही होगा। अरे भाभी कही कहती, पता नहीं कौन कौन सी भस्में मुझे खिलाती रहती है सारा दिन, और कहती है देखना स्वराज के तो बेटे का ही योग है, अगर गलती से भी बेटी हुई तो वो स्वराज का नहीं किसी और का पाप होगा। छी, कितनी गंदी सोच है तेरी माँ की। चुप कर मेरी माँ, चुप कर। जुबान को आराम दे। लड़का हो या लड़की मेरा ही होगा, बस। ये किस्से जब नानी ने मुझे बताया तो मैं कॉलेज जाना शुरू ही की। मुझे लगा कि कितनी पिछड़ी सोच। माफ करिएगा, सच कहूं तो सोच आज भी वही की वही खड़ी है। आधुनिकता का केवल
जामा उड़ाया। आज भी ऊंच नीच जात पात भेदभाव वही का वही खड़ा है। माफ करिए। खैर वापस आते हैं नानी की कहानी पर। मेरी नानी ने मेरी मां को जन्म दिया। अब नानी नाम रखना चाहती थी रजनीगंधा और ससुर जी कहते थे कमल रखो या गुलाब। सास कहती गेंदा रखो, पर इस बार सवराज सिंह की चली, कहता कोई लंबा नाम नहीं होगा, उस नन्ही सी कली का नाम होगा रजनी। अब मेरी माँ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बहुत ही खूबसूरत थी मेरी माँ। नानी कहती कभी तंग नहीं किया, कभी कुछ मांगा नहीं, बस मुस्कुराती रहती। नानी ने कहा कि उसने आज तक ऐसी कोई चीता नहीं देखी जो मुस्कुरा कर चली। माफ करिए, माँ चीज ही ऐसी है जिसका जिक्र भी इंसान को भावुक कर देता है। खैर वापिस आते हैं नानी की कहानी पर। याद है उस नैना के बारे में जिसकी सवराज सिंह ने कुछ ज्यादा ही रुचि थी। बस अब मेरी नानी को उसके बारे में पता लग गया। अब कलयुग में महाभारत होना तो स्वाभाविक ही था। से ब्याह किया ही क्यों था? मगर यही सब तो खिलाने थे। देखो शक्कू, तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। झूठ बोलोगे मुझसे? अरे आंखें मिलाने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। तुम्हारे बदले हुए बर्ताव से शक तो मुझे पहले ही हो गया था, लेकिन सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करती हूं मैं। सब कुछ इन आंखों से देख कर आ रही हूँ, कानों से सुन कर आ रही हूँ। तुम जिस हालात में आ रहे हो, कहां से आ रहे हो? मैं तो बस बेचारी का दर्द बांट रहा था। दर्द बांट रहे थे? दर्द बांट रहे थे तुम उस अबला का? दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देने से सच्चाई छुप नहीं जाती स्वराज बाबू। दरवाजों और खिड़कियों में भी दरारें होती हैं, जहां से सब कुछ देखा है मैंने एक घंटा वहां पर खड़ी होकर। आंखों की रोशनी कमजोर नहीं हो गई थी मेरी। शक्कू, मुझे समझने की कोशिश करो। और मत लगाओ मुझे अपने गंदे हाथों से, ना मैं भूल जाऊंगी तुम मेरे पति। धीरे बोल शक्कू, माँ बापू सुन लेंगे। सुनते हैं तो सुन ले, उनको भी तो पता चले उनका लाडला क्या क्या गुल खिलाता फिरता है। अरे बहू को तो घर की दहलीज तक नहीं लाने दी, और बेटा सारी सीमाएं पार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और तुम्हारी माँ को भी क्या फर्क है? वो तो कुछ पे ही दोष निकालेगी, कहेगी बहू अब कोई सुशील कन्या मेरे बेटे पे डोरे डालेगी तो इसमें मेरे बेटे का क्या कसूर? अरे बहू तुझे रिझाना नहीं आया होगा तो वो बाहर मुंह मारेगा ही। मैं पूछती हूँ तुम्हारी माँ से, अरे तुम्हारा बेटा आदमी है या भैंसा? मैं ऐसी गलती फिर नहीं करूंगा। तुमने मेरा पति होने का हक खो दिया। नेत्रा को मैंने बाबा के साथ गाँव पहले भेज दिया। मेरा सामान बना है, मैं जा रही हूं।
शक्कू, मेरे पीछे आने की हिम्मत मत करना, वरना पूरे गांव के सामने इतना बेइज्जत करूंगी कि चुल्लू भर पानी डूबने के लिए ढूंढते मिलोगे। और मेरी नानी मेरी माँ को लेकर मायके आ गई। बहुत बार पंचायत रखवाने के बाद भी मेरी नानी की ना को कोई हाँ में ना बदल सका। कई वर्ष पढ़ाई छूटने के बाद किसी स्कूल के यहाँ नौकरी तक नहीं मिली, पर मेरी नानी ने हार नहीं माना, मेरी माँ को पढ़ाया। तहसीलदार साहब की पटराई बनी मेरी माँ। जब मेरी माँ पेट से थी तो मेरी नानी उसे फटकार लगाई कि इतनी भी क्या जल्दी थी बच्चा करने की। देखना, अब ये तेरी बच्चे की परवरिश के बहाने तेरी नौकरी छुड़वा देंगे। पर तू 6 महीने के बाद ही शोर मचाना शुरू कर दियो कि मैं घर नहीं बैठूंगी। कह दिया सो कह दिया। और मेरी माँ थी मोम की गुड़िया। जैसा नानी कहती वैसे हाँ कर देती, और जैसे मेरे तहसीलदार साहब कहते वैसे भी हाँ करती। शायद इसलिए उस पवित्र आत्मा को भगवान ने अपने पास बुला लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं उन्हें पापा क्यों नहीं कहती, तहसीलदार साहब क्यों कहती हूँ। दरअसल मेरी नानी का एक असूल है, भगोड़े आदमी की पीठ नहीं देखा करते, कायरता आती है। प्रणाम माता जी। जीते रहो राम प्रसाद। कहो कैसे आना हुआ? देखो माता जी, रजनी तो रही नहीं है, तो ऐसे में नेत्रा का भरण पोषण करना मुश्किल हो जाएगा। सो मैं सोच रहा था कि क्या सोच रहे थे राम प्रसाद? अरे रजनी का पालन पोषण मैंने अकेले अपने बलबूते पे किया, ऐसे में नेत्रा का पालन पोषण करने में तुम्हें क्या दिक्कत है? माता जी, मुझे सरकारी क्वार्टर मिल रहे हैं और फिर अपने परिवार में इस नन्ही सी जान को अकेले नहीं छोड़ सकता मैं। मुझसे अकेले नहीं संभाली जाएगी। तो ये बात है। देखो राम प्रसाद, तुम्हारी इतनी बड़ी हवेली है, दर्जनों नौकर चाकर हैं, और बहन जी भी तो कितनी अच्छी है। और कभी कभी मैं भी नेत्रा को मिलने के लिए चली जाऊंगी, और कभी कभी तुम उसे यहाँ ले आना, हो जाएगा। माता जी, आप समझ नहीं रहे हैं। अभी मेरी उम्र ही क्या है, इसीलिए सोच रहा हूँ कि कब तक मैं रजनी की याद में यूं ही खोया रहूंगा। मैं बात तो तुम्हारी भी ठीक है राम प्रसाद। अगर कोई अच्छा रिश्ता मिलता है तो दोबारा शादी करने में कोई हर्ज नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं जानता था आप ही मेरी बात को समझेंगे, पर मेरे परिवार वाले मेरी इस बात को समझ ही नहीं रहे। बेटा, मेरी रजनी थी ही ऐसी, वो किसी और को उसकी जगह अपनी बहू मान ही नहीं सकती। खैर, मैं उन्हें समझाऊंगी। वही तो, पर जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ वो उसके लिए कभी हाँ नहीं करेंगे। दरअसल सीता वर्मा नाम की लड़की मेरे साथ पढ़ती थी, फिर विदेश चली गई क्योंकि एक एक्ट्रेस है, और कुछ देर पहले ही उसके पति का देहांत हो गया, इसलिए मेरे परिवार वाले कभी नहीं मानेंगे। पर बहुत पैसे वाली है, बहुत जायदाद है उसके पास। बस मेरा वीजा लग जाए एक बार, फिर उससे शादी करके मैं भी यूएसए चला जाऊंगा। नेत्रा को भी अपने साथ ले जाऊंगा, वहां पर बहुत खुश रहेगी वो। राम प्रसाद, तू सरकारी नौकरी छोड़ेगा उस विदेशी हीरोइन के लिए?
सरकारी नौकरी छोड़ेगा? अरे उस हीरोइन के पास तेरे लिए टाइम नहीं होगा तो वो मेरी नातिन नेत्रा को क्या देखेगी? नहीं, मैं नेत्रा को कहीं नहीं जाने दूंगी। अरे रजनी की चिता अभी ठंडी भी नहीं हुई और तुम्हें तुम्हारी पुरानी आशिकी याद आ गई। मैं अपनी नेत्रा को कहीं नहीं जाने दूंगी। देखना, मैं उसे पालूंगी, उसे बहुत बड़ा ऑफिसर बनाऊंगी, उसे तहसीलदार नहीं, एसडीएम नहीं, आईएएस ऑफिसर बनाऊंगी। और तू उस विदेशी हीरोइन का टाई कॉलर वाला बनेगा कुत्ता। अरे ऐसे कैसे? मैं भी देखता हूँ, मुझे मेरी बेटी को लेकर जाने से कौन रोकता है? अदालती हुक्म से लेकर जाऊंगा उसको। अरे जा जा, जो दरवाजा खटकाना है खटका ले, मैं भी देखती हूँ। और तूने बतौर बाप होने का हक खो लिया है। भीषण ने किसी अच्छे युग में शपथ ली और वो पितामह हो गए, लेकिन मेरी नानी ने शपथ आज के युग में ली या आज भी बेटियों को पेट के अंदर ही मार दिया जाता है। अकेली नानी और पुरुष प्रधान समाज, पर मेरी नानी ने घुटने टेकना नहीं सीखी। छोटा सा स्कूल खोला और जब वहां लड़कियों की फटिया ज्यादा चौक स्लेटी खाने लग गई तो उसी इलाके में नहीं, आसपास के कई इलाकों के लोगों को अक्ल आनी शुरू हो गई। अब जरूरत थी काबिल वकील की, और वो भी नानी को मिल ही गया। जज साहब, ये बात बिल्कुल सच है कि मां के गुजर जाने के बाद नेत्रा का बाप ही नेचुरल गार्डियन बनता है, पर यह बात भी सच है कि अदालत के लिए भी बच्चों का भविष्य, उनकी देखभाल, उनकी बेहतरी ही सर्वोपरि है। एक तरफ एक बाप है जिसने बाप का फर्ज निभाने की जगह एक पुरानी प्रेमिका ढूंढ ली, जबकि उसकी मरी बीवी की चिता भी ठंडी नहीं हुई, और दूसरी तरफ ये नानी है यौन जो अपना सर्वस्व उस नन्ही सी जान पर न्योछावर कर रही है। एक तरफ एक भगोड़ा है जो अपने स्वार्थ के लिए सरकारी नौकरी तक छोड़ देता है, तो दूसरी तरफ यह देवी है, यह देवी ऑनर जिसे सारा गांव ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा इलाका मां मानता है। एक है जो अपने फर्ज और अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, तो दूसरी तरफ यह चट्टान है जो उस नन्ही सी कली की हर आंधी, हर तूफान से बचाव करने की क्षमता रखती है। आखिर में इतना ही कहूंगा जज साहब के उस नन्ही सी कली का भविष्य अब आखिर यही सुरक्षित है। थैंक यू। और मेरी नानी का नाम मेरे नाम के साथ बतौर गार्डियन जुड़ गया। मैं 5 वर्ष की थी तो मैंने ऐसी दिवाली आज तक अपने घर में ही नहीं, वो पूरे गांव में मनाई थी। नेता जिन्हें नानी सत्ता के भूखे भेड़िए कहती, वो अपनी ओर खींचते, पर मेरी नानी उन्हें कटाक्ष करती कि जिस दिन उसकी नातिन IAS बनकर आई, आप सबको सीधा कर देगी, क्योंकि उसका विश्वास है कि एक ईमानदार अफसर और अदालतें ही देश का भला कर सकती है। अब आप जानना चाहेंगे कि तहसीलदार साहब का क्या बना? जब मैं 12वीं में थी तो एक बार वो मेरी नानी से मिल गया।
प्रणाम माता जी। मैं विदेश छोड़कर वापिस आ गया। जीते रहो राम प्रसाद। और यहाँ क्यों आए? नेत्रा की बात भी चल रही थी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा साया भी उस पर पड़े। नहीं माता जी, मैं तो केवल माफी मांगने आया हूँ। क्यों? विदेशी अंगूर खट्टे निकले क्या? बस यही समझ लीजिए माता जी। मेरा तो वहां पर कोई वजूद ही नहीं रहा था। बिल्कुल ऐसे था जैसे घर में पटा लगा कोई जानवर पड़ा हो, जो ना बोल सकूं और ना ही चीख सकूं। अपने शब्दों को जरा ठीक कर लो राम प्रसाद। यूं कहो, ना भौंक सकूं ना काट सकूं। मेरे भाषा में उदाहरण देते थे कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। आज तुम्हारी वही हालत है राम प्रसाद। जायज है, आप जो कुछ कह रहे हैं जायज है माता जी। मेरे तो माता पिता ने मुझे पहले ही बेदखल कर दिया। मेरे पास और कुछ नहीं है आप दोनों के सिवा, केवल आभा और नेत्रा। नेत्रा के पास पटकने की कोशिश भी मत करना। तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। जाओ यहाँ से। सुनो, नौकरी वोकरी भी है या फिर तुम ही हमारा घूम रहे हो? माता जी, मेरे पास अब कुछ नहीं रहा। तो फिर कोई मीरजादी ढूंढ लो। अब इस उम्र में तुम्हें विदेशी हीरोइन तो मिलेगी नहीं। आप कुछ भी कह दीजिए माता जी, बस मुझे अपना सहारा दे दीजिए। मैं आपसे वायदा करता हूँ, मैं अपनी बेटी नेत्रा को कभी नहीं बताऊंगा कि मैं उसका बाप हूँ। तुम उसके बाप हो भी नहीं राम प्रसाद, और उस पर हाथ जमाने की कोशिश भी मत करना। वैसे मेरे स्कूल में एक वार्डन की नौकरी है, करोगे? जी ठीक है, पर कान खोल कर सुन लो। नेत्रा के पास मत खटकना, वरना मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। ठीक है माता जी। और अब आप जानना चाहेंगे कि नानी की लव स्टोरी का क्या हुआ। वैसे तो आज भी पति अपनी पत्नी को घर से निकाल रहे हैं, पर मेरी नानी ने 4 दशक पहले नाना को दिल से ही नहीं अपने घर से भी निकाल दिया। नाना के नैनों में खोना नाना की भूल थी, पर नानी को भुलाना नाना के बस में नहीं था। अब नानी का प्यार था लड़कियों को पढ़ाना। वो बड़े बड़े स्कूल चला रही थी और लोगों ने तरक्की देख पैसे ही नहीं जमीनें भी दान देना शुरू कर दी। मेरे नाना जी भी दान देते थे और शायद इस बात का मेरी नानी को पता भी था, पर मेरी नानी के इरादे अड़िग थे और नाना ये जानते थे कि जिस दिन वो उसके सामने गए और उनकी खैर लगी। एक बार मेरे जन्मदिन पर उनका आमना सामना हो ही गया। आज तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारी नानी के स्कूल के नाम पर ये 2 लाख का ड्राफ्ट। जब हमारे साहब को पता चला कि तुम्हारी नानी गरीब बच्चियों की फीस माफ कर किताबें भी देने लगी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस नेक काम में वो भी हाथ बटा दे। जी शुक्रिया,
पर आपने और आपके सामने कभी स्कूल में दर्शन नहीं दिए। आइए ना, इस बार एनुअल फंक्शन में उन्हीं को गेस्ट बनाते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, वो नहीं आएंगे। उन्हें बस दान पुण्य करना ही अच्छा लगता है। मुझे पता है नेत्रा कि वो क्यों नहीं आएंगे। बेटे तुम अंदर जाओ, मैं इनसे बात करती हूँ। ओ, तो आप हैं इन सब डोनेशंस के पीछे। नाराज मत हो, तो ना ही ये पैसे वापस कर दो। ये पैसे तुमने मुझे दिए हैं या स्कूल को? स्कूल को। तो फिर वापस क्यों करूंगी? वैसे नेत्रा मेरी ही है। नेत्रा के पास भटकने की कोशिश मत करो, उसके साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं। शुक्रिया। ये अकाउंट नंबर लिख के दे रही हूँ, दोबारा यहाँ मत आना। पैसे डालने हो तो सीधा अकाउंट में डाल देना। शक्कू, मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम आज भी मेरे नाम का सिंदूर लगाती हो, तो फिर हम इकट्ठे क्यों नहीं रह सकते? सिंदूर लगाना मेरे संस्कार है, और तुम्हारा गुनाह इतना भी बड़ा नहीं था कि मैं इसे मिटा दूं। इतना छोटा भी नहीं था स्वराज बाबू कि मैं तुम्हें बतौर पति अपने पास रखूं। शक्कू, शक्कू, देख वो सब खूब देख। नेत्रा के पास मत आना, हमारा उसके साथ कोई संबंध नहीं है। और वो दिन और आज का जबराज सिंह और तहसीलदार साहब मेरे अपने होके भी बेगाने, और मेरी नानी की गैरत मेरा घर। बहुत प्यार से पर अपनी पूरी ताड़ के बल पर मुझे पढ़ाया। आज मैं IAS बनकर मसूरी से ट्रेनिंग लेकर वापस आ रही हूँ। तो देखना, हमारे गांव में बहुत बड़ा महोत्सव बन रहा होगा। ढोल की आवाज सुन रहे हैं? लगता है नानी आ गई। अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे
रेखा तू क्या क्या नहीं कर सकती यार, भूल भी जा सकती पात्र परिचय से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये नानी की कहानी किसी एक नानी की या एक औरत की कहानी नहीं है। इसके लिखने के पीछे बहुत सारी जिन जिन औरतों को मैंने देखा है, और उन्होंने किसी विमेन लिबरेशन फ्रंट, कोई ये मतलब ये मेल शेविनिज्म के खिलाफ कोई नारे या सोसाइटीज या उसका भाग रहने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ी थी। ये सब अपने बलबूते पर अपने अपने ढंग से अपने कंट्रीब्यूशंस करते रही, और उन सब का एक तरह से उनमें से उनके कईयों के अलग अलग इंस्टेंस से इकट्ठे कर तो उन्हें एक तरह से ये नाटक जोड़ा गया है। सत्य कथाओं पर आधारित ये दरअसल नाटक है। इसमें ये कईयों को ट्रिब्यूट है, लेकिन एक कहानी नहीं है। कहानी नाटक के लिए मैंने बना दी। अब मैं पात्र परिचय पर आऊँगा। मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, कभी जाइएगा नहीं, क्योंकि एक छोटी सी किताब का विमोचन करना है चन्नी साहब ने, और गुरमीची सेक्रेटरी साहब, हमारे वाइस चेयरमैन साहब संजय राम जी भी बैठे हैं। आप सबको मैं मंच पर बुलाऊंगा सर, पर पहले मैं एक बार परंपरा के हिसाब से पात्र परिचय कराऊं। रेखा कश्यप नानी। नातिन भावना शर्मा। स्वराज सिंह, सचिन रहेला। तहसीलदार साहब विनोद कपूर। वकील साहब सागर सहदेव। और आज तो सच्ची मुझे भी बहुत इम्प्रेस किया छोटे से किरदार में सुरेंद्रपाल सिंह जी, बाप के कैरेक्टर, नानी के पिता। अब आप मंच के हो गए और मंच आपका हो गया सर। और हाँ, और आज दो एक्टर पहली बार मंच पर चढ़े हैं, एक सागर सहदेव और एक अभी मनीष चौधरी। ये एक्चुअली चौधरी का एक कैरेक्टर भी किया है और ये रियल लाइफ में इतना ही शरारती है, मनीष चौधरी। खड़े पैर पर क्योंकि मैं थोड़ा सा आगे भी बैठना था, और सेकेंडली मैं नॉर्मली अपने हाथों पर इतना विश्वास नहीं करता हूँ। जब लाइट मैनेज करनी होती है तो मुझे हमेशा सपोर्ट चाहिए होती है। मैं आज सुखदीप को क्यों याद कर रहा था, जब मेरा कुछ अटक होता था, वो बात भी चाहे आधा घंटा पहले आए, उसे मेरे नाटकों का पता होता था, स्क्रिप्ट का आइडिया होता था, उसे पता होता था कि किस ढंग से किया है। एक आधी बार रिहर्सल देख जाता था, उसने आगे पाई लाइट में करनी है, पीछे हो जाता है। उसने आधे घंटे में एक बार, हम मेरी एक आदत है कि हम एक करने से पहले जस्ट हम एक फास्ट डायलॉग बोल कर रिहर्सल करते हैं, हम जिसमें सारा लाइट वगैरह वो एडजस्टमेंट्स होती हैं। उसने वही देखना करना और खुद सारा वो मैनेज कर जाता था। अमित ने भी 2-3 बार किया है, अमित जिंदल ने। यानी अमित एक्चुअली, मैंने अमित को कहा, मैं कि यार अमित आ जाएगा, कहता भाई लोगों को मारूंगा। बेचारा थोड़ा फंस गया, लेट हो गया, थोड़े कनेक्शन चेंज सी, कोई चेंजेस सी, सानू सिस्टम थोड़ा जा पहले वाले में फर्क पिया। मैं तुहानू सच्ची दसदा, रंग कर्मी एक दूजे लिए बने होंगे, और वो जो भी थोड़े चो कोई भी जाता है, थानू लगता थोड़ा अपने परिवार का बंदा चला गया। आई एम रियली मिसिंग सुदीप।
अमित यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब खड़े पैर ते तू इदा लाइटिंग हैंडल कर गया सारा और नाइट दा और डे दा जेडी इफेक्ट्स नाल हैंडल कर गया इट वाज वंडरफुल विदाउट इवन सीइंग रिहर्सल अमित जिंदल इनफैक्ट इनको बेचारों की रिहर्सल भी देखने का मौका नहीं मिला ऑनलाइन की था अरे यार इधर मेरी इन्नी उम्र नहीं है पर बड़ा मजा आता है जो मैंने ये पता लगता कि सुखदीप मेरा चेला, अमित मेरा चेला, अशोक कल्याण मेरा चेला, रविंदर भगत हो गया, मांडा च नहीं आया, ये सारे इन्ना प्यारा लगता है ना, मैंने लगता कि सारे बुढ़े मैं शायद बचपन च शुरू हो गया था ये पिछली जन्म च मेरे चेले हुए होंगे। बट आई एम सो मच प्राउड ऑफ यू ऑल एंड इनफैक्ट सनी की अमित शर्मा मतलब मजा आता है और आज अच्छा लगा अगर अपने अपनी जगह पे सारे बिजी भी सी और सी ये लोग रंगकर्मी आए और इनू देखन नाल साडे ज्वाइन कीता सब है ਅਸੀਂ ਇਹ परंपरा इनू कंटिन्यू रखांगे। एक किताब का ही असी मैं उत्थे गल आ जाना क्योंकि मेरी स्पीच जो शुरू होंगी है तो बंद नहीं होंगी। मैं हुण मंच से साढ़े वाइस चेयरमैन साहब संगत राम जी प्लीज मंच से आओ। विरसा बिहार के जादी कमान इन्होंने और गुरमीत जी ने साढ़े सेक्रेटरी साहब सब प्लीज इन्होंने संभाली है। इतने मेले लगने शुरू हो गए हैं और मैं भी इन्होंने रंगकर्मियों वालों सारे ने गल प्रॉमिस की है कि महीने के एक बार जरूर थानू नाटक देवांगे सारे मिलके या कुछ भी है और ये सारे एक नाटक जरूर होया करेगा जो हो सके तो कितने ना कितने दो भी करके आ जाएंगे। और इन्होंने बहुत सानू सपोर्ट दे रहे हर पास मंच आती है मंच है साढ़े लिए इनफैक्ट रेखा की सपोर्ट तो हमेशा ही रहती है कैंटीन पूरी की पूरी साढ़े को होंगी है असं रिहर्सलां भी इतने कर लें। सो ये एक तरह नाल साडा सैकेंड होम बनया है। सर कुछ शब्द अगर हो सके तो जरूर कहो। आप सारिਆਂ ਨੂੰ नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। बहुत चंगा लगा। मैं दरअसल जिस दिन तो इत्थे आना शुरू किया 1 जनवरी तो नीरज जी नाल और सारे ही कलाकारों नाल असीं बार बार मिल रहे हैं। सचमुच अज इत्थे बैठ के इदां लगा कि इस टीम की सानू सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत जरूरत है, पूरे शहर ਨੂੰ जरूरत है। एक बार इन्हां सारिਆਂ वास्ते जोरदार तालियां। नीरज जी कह रहे थे कि रंगकर्मी एक दूसरे वास्ते बने होंगे हैं। मैं समझदा साडे सारिਆਂ ਲਈ बने। असीं जदों इन्हां दी परफॉर्मेंस देखते हैं तो किते उहदे विच अपने आप नूं देखते हैं। बहुत जगह सी अपना आप इन्हां दी परफॉर्मेंस विच स्पष्ट तौर पर देखते हैं। साडा सुभाव, साडे विचार और ये कलाकार इन्नी खूबसूरती नाल अपनी परफॉर्मेंस दे रहे सी। इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मैं पहले दिन भी जिस दिन आया सी मैं यही कहा सी कि असी होर कुछ शायद कर सकीए या ना कर सकीए, लेकिन एक जरूर साड़ी कोशिश रहेगी मेरी गुरमीत जी की। गुरमीत जी पिछले मई महीने तो इत्थे बतौर सकत्तर अपनी सेवावां दे रहे हैं। साड़ी ये कोशिश रहेगी कि जिन्ने भी कलाकार हैं, चाहे वो थिएटर के हैं, चाहे संगीत के हैं, चाहे किसी होर विधा के हैं, वो ये महसूस करन विरसा विहार साडा। जदों ये महसूस करेंगे कि विरसा विहार साडा तो पक्की गल है शहर वासियों को एक सेहत मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा। वो बार बार इत्थे आउणगे, अपनी परफॉर्मेंस देणगे। इस विरसा विहार को अपना घर समझते हुए
ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨੀਰਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਨੀਰਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਬਹੁਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਹਾਰਰ ਮੂਵੀ ਦਾ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੀਰਜ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਡੀਅנס, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ, ਕਲਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਰੇਖਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ। ਸੁਰ ਸੰਗਮ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਰੇਖਾ ਜੀ ਬਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਊਂਡ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਸਾਊਂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਗਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਲਗਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕੰਟੀਨ ਦੇ, ਤੇ ਬਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਅੰਤਰਾ ਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਈ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਗਾਇਆ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ 1-2 ਗੀਤ ਗਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੋ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾ, ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨਾਜ਼ ਹਸਤੀ, ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੀਰਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਬੁੱਕ ਹੈ 35 ਅੱਖਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਇੱਥੇ
ਮੁਨੱਕਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੰਤਰਿਤ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਦਰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ। ਮੇਰੇ 2 ਭਤੀਜੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਤਾਜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਤੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ, ਤਾਜੀ ਮੇਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਬਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਮਾਨਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਤੇ ਸਿਖਾਓ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ 35 ਅੱਖਰੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਹੈ। 35 ਅੱਖਰੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਹਰ ਅੱਖਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ 35 ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਚਲੋ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਕਰਮੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਕੱਲੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਇੱਥੇ ਹੋਏ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਰ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਹਰਿਵੱਲਭ ਜੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਮੱਕਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਗ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿਓ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਸਥਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਵਿਰਸਾ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਠੰਡ ਪਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰਵਿੱਤਾ ਜੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਰਾਮ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸੰਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਦ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕਾਂ ਕਬੂਤਰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਰ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਯੂ ਹੇਅਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਵੈਨ ਯੂ ਵਰ ਇਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਇਕੱਠਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲੇ 4 ਦਿਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਆਹ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾਏ, ਭਾਸ਼ਣੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਐਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਫਿਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜੋ ਜਾ ਗਿਆ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਨਾ। ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ 1.25 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਹਨੇਰੀ ਲਾਤੀ ਸੀਗੀ।
ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਜਰਾ ਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਝੰਡੇ ਦਾ मैं इस किताब बारे ज़्यादातर नहीं कहा क्योंकि तारीफ तो अपने आप की करनी है। इस विच कुछ मेरे पैशन सीगा कि इस गल होनी चाहिए है। शुरुआत सिर्फ 35 अखर तो शुरू हुई सी, पर टिप्पियां वाले आ गए, 12 मात्रा वाले आ गए, इस तरह बढ़ता गया था। फिर हौली हौली किताब 64 पेज दी हुई। अज का दिन मैनू इस करके इतने स्टेज पर मैं आया तो किताब ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪਲੇਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਬੋਲੋ ਮੈਂ 11 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਫਿਸ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਬਗੈਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਮਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜੀ ਗਈ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹਾਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕਾਸਟਿੰਗ ਪੁੱਛ ਤਾਂ 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਾਂ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਥਰਮਾਕੋਲ ਦੀ ਸ਼ੀਟ 1 ਇੰਚ ਦੀ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪੇਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਐਗ ਟ੍ਰੇਸ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕੋਈ ਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਊਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਗੂੰਜਤਾ नहीं है। तो मैडम ने मेंशन किया अपने रिपोर्ट इस भी चंदी का चिल्ला के दिखाया उसने, मतलब कितने आवाज नहीं। तो फिर शुरुआत हुई भी कुछ किया जाए तो सीखा भी प्ले किया जाए पॉजिटिवली। फिर नीरज एंड शागिर्दां होया गया पे मुलाकात की, गलबात की, तो मनाया गया, रिक्वेस्ट की गई। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅਮਿਤ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਅਮਿਤ ਜੀ ਜੁੜੇ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਰਤਾ ਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ। तो सनी अमित शर्मा आ जाओ यार, आ जा यार सनी तू। अरे आप यू हैव बीन पीपल शुड नो दैट यू हैव बीन भगत रविंद्र भगत यानी सारे प्ले ना सारे लास्ट ਤੁਸੀਂ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਜਾਂ ਮੈਨਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹਦੇ ਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 8 ਰਣਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਚ ਵਿੰਸੈਂਟ ਫਰੈਂਕਲਿਨ, ਨੀਰਜ ਕੌਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ, रेखा कश्यप, जनरल अमित जिंदल जी, अशोक कल्याण जी, पूजा संधू, then बलराज सिद्धू ਤੇ ਬੰਟੀ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਗਤ ਰਾਮ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਕभी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਜਾਣ ਤੇ ਪਲੀਜ਼। नीरज कौशिक, रविजीत
अशोक भाई अपने अशोक कल्याण ये अमित ने पहला प्ले किया सी ते दूसरा प्ले अशोक जी ने किया सी ना तो उसके बाद फिर नीरज जी होना दा आशीर्वाद देने दे नाल सी तो बाद फिर लड़ी लगाते रहे 1.5 साल लगातार हर सैटरडे इत्थे हुंदा सी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਪੌਣੇ 200 ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਹੁਣ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੋਈ देखा बहन जी कोशिश सिद्धू होने है इन्हों का मैनू अजीज है तो बली करके बुलाया मुखातब कर होने असी अमित कितनी जगह गए यार मुझे तो नहीं भी मैं शुक्रिया गुरमीत जी कुछ बोल चुके ना कितना नहीं बनता ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ मैं भी ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे थैंक यू वेरी मच थैंक यू दलवीर राजा पीपी एंड फैमिली एंड एडवोकेट चंद्रजीत चंद्रमोहन